नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है, बीपीएससी पर सुनवाई टल गई है। पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टली। 70वीं पीटी परीक्षा का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस सुनवाई को फिलहाल टाल दिया गया है। पटना हाईकोर्ट में ये सुनवाई आज होनी थी और इसके मद्देनजर आयोग की तरफ से 4 दिन पहले ही जवाब दे दिया गया था, सौंप दिया गया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट में ये सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या जानकारी है, किस वजह से सुनवाई को टाला गया है? कोई अगली तारीख भी मुकर्रर की गई है? देखिए, बिल्कुल बीपीएससी मामले में आज सुनवाई होनी थी। प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी पटना हाईकोर्ट में, उसी मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई टल गई है। जो जानकारी मिल रही है, जो जिस बेंच में सुनवाई होनी थी उस बेंच के न्यायाधीश जो है आज छुट्टी पर है। तो अब इस बात की जानकारी मिली कि 4 फरवरी को अगली सुनवाई होगी और चूंकि 3 तारीख को बसंत पंचमी पूजा का अवकाश है, तो ऐसे में 4 फरवरी को इस पूरे मामले में अब सुनवाई होगी, लेकिन आज जो सुनवाई होनी थी आज टल गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस जज को ये फैसला सुनाना था, जिन्हें ये सुनना था, कोर्ट में जो कार्रवाई होनी थी वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो जज इस वक्त छुट्टी पर चल रहे हैं और 4 फरवरी को ही इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, जिसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। दोपहर 12 बजे इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। संसद के सत्र की शुरुआत से पहले 10 बजे पीएम मोदी मीडिया से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक 2 चरणों में संपन्न होगा। सत्र का पहला हिस्सा 13 फरवरी को खत्म होगा और इसके बाद दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो संसद का बजट सत्र आज से इसकी शुरुआत होनी है। 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण, पीएम मोदी का हंस उद्गार पर संबोधन होगा और उसके बाद इस बजट सत्र की शुरुआत कर दी जाएगी। 12 बजे आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा और कल देश का बजट पेश कर दिया जाएगा। निर्मला सीतारामन बजट पेश करेंगी और कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन देश का बजट पेश करेंगी और इस बजट से बिहार के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। जमुई से एलजेपीआरवी सांसद अरुण भारती ने यह बताया कि उनकी पार्टी ने बिहार के लिए विशेष पैकेज, इंडस्ट्रियल पैकेज और सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने की मांग की है। तरफ से हम लोगों ने 3 अहम मुद्दे उठाए हैं अपनी तरफ से। सबसे पहला जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है बिहार के पर कैपिटा इनकम से। आपको याद होगा कि बिहार का पर कैपिटा इनकम 90-91 में लगभग 42% हुआ करता था इंडिया के बनिस्पत, पूरे भारत के बनिस्पत। जब लालू जी का राज आया, राजद का राज आया 95-96 में, उसके बाद से ये घट करके 25% पे आ गया था। एनडीए की सरकार बनने के बाद ये दोबारा ऊपर उठना शुरू हुआ है अभी बिहार का पर कैपिटा इनकम इन इंडिया के बनिस्पत, लेकिन अभी भी ये 35% के लेवल पे ही है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने सरकार से ये मांग की कि पिछले बजट में जिस तरह से बिहार को स्पेशल पैकेज मिला था, ये आने वाले आगे के बजट में भी कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि इस वाले मानक पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के पहले पुराने लेवल पे पहुँचे और उसके बाद उससे आगे बढ़ने के बारे में भी सोचें। इसी से जुड़ता हुआ हम लोग का दूसरा मांग था कि नीति आयोग के प्रावधानों के कारण बिहार में को स्पेशल स्टेटस मिलने में अभी कठिनाई है, लेकिन जब तक ये मांग नहीं पूरी होती है तब तक कम से कम बिहार को स्पेशल इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया जाए। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ठोकने की बात कही थी, जिस पर नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी किसको ठोकने की बात कर रहे हैं, जनता ने उनको पहले ही ठोक दिया है। कार्यकर्ता दर्शन यात्रा में विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव ठोक ठाक और ठोकने की बात कर रहे हैं। अरे, राजनैतिक रूप से आपने तो ठोक ही दिया अपने पिता को। माननीय लालू प्रसाद जी को टिकट बांटने में उनकी भूमिका को नकार दिया। बढ़ते आगे, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उमेश कुशवाहा ने माई बहन योजना के बहाने सीधे तेजस्वी यादव के परिवार पर हमला बोला है।
जिधर आप इशारा कर रहे हैं उनको तो 2025 में अस्थायी रूप से तेजस्वी यादव को घर बैठा दीजिए। जो लोग, हमें तो हंसी आती है कि कुछ लोग अपने माई बहन सम्मान की जना करते हैं, नहीं बात करते हैं, तो माई बहन कहाँ से शुरू होता है? घर से ही। हमारे नेता दिन रात ये 14 करोड़ जनता है उसके लिए समर्पित है, उसके लिए प्रतिबद्धता है। वहीं सीवान से बड़ी खबर आ रही है। अंडा दुकानदार ने चाकूबाजी की है, 3 युवक को मारा चाकू, एक युवक की हालत गंभीर, 2 का सीवान में इलाज चल रहा है। चाकूबाजी में घायल तीनों दोस्त नवीगंज के किशोनपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंडा व्यवसायी ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है। अंडा दुकानदार ने चाकूबाजी की है और 3 लोगों को चाकू मार दिया है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको लोग चाकू मारने लगा डायरेक्ट? उनसे कुछ मतलब झगड़ा था या झगड़ा हुआ को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया अंडा वाला, तो उसी बात पे हो गया झगड़ा। आप लोग विरोध किए हैं, उसके बाद वो चाकू चलाने लगा? अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं? हम लोग 3 आदमी घायल हुए और कृष्णा को मतलब वो थोड़ा ज़्यादा गंभीर है। गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कितना चाकू लगा है उनको मतलब वहीं 4-5 चाकू लगा है। और मुजफ्फरपुर जिले की पीयर थाना पुलिस ने 26 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब तस्कर बाइक से भूटान में बनी शराब लेकर जा रहे थे। फिलहाल गिरफ्तार तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जिले में हाल के दिनों में शराब की तस्करी बढ़ गई है, जिसको देखते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल और भी तेज कर दी है। अगली खबर दरभंगा से आ रही है, जहां शराब पार्टी में विवाद के बाद एक शख्स की उसके दोस्त ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। कमलेश मंडल को उसके दोस्त ने शराब पार्टी में विवाद के बाद गोली मार दी। गोली मारने के बाद आरोपी प्रीतेश कुमार सिंह मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कमलेश मंडल अपने अन्य दोस्तों के साथ बैठकर खा पी रहे थे और इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार गणेश सिंह के पुत्र प्रीतेश कुमार सिंह ने शराब पार्टी के दौरान कमलेश मंडल को 2 गोलियां मारी। कमलेश मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थानों की पुलिस पहुंची। एसडीपीओ सदर अमित कुमार मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। हुआ है, हमको यहाँ बाद में नहीं था, समझे, हम सब घर पर थे। हमको यहाँ पर दोनों कहाँ भी पी खा के ना मस्ती कर रहा था। कौन कौन? कमलेश मंडल है और प्रीतेश सिंह है। तो वह लागे लपा लुपन में वह पी खा के ये प्रीतेश सिंह गोली चला दिया है। ये खैरा गांव है जो पतौर थाना अंतर्गत आता है। यहाँ सूचना प्राप्त हुई थी कि गाड़ी बंद करें। कमलेश मंडल की गोली मार के हत्या कर दी गई है। एक मुर्गी फार्म है, उसके पास वाल के ढेर के बीच में उनकी डेड बॉडी पाई गई है। 2 गोलियां फिलहाल दिख रही हैं लगी हुई बॉडी में। आगे कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार का एम्स में इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पटना एम्स में एडमिट होने की सूचना के बाद फुलवारी शरीफ और करगहर विधायक ने सांसद से मुलाकात की और मुलाकात के बाद इन लोगों ने ये बताया कि अब उनकी स्थिति ठीक है, जल्द ही जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। अगर तबीयत में तेजी से सुधार हुआ तो सांसद बजट सत्र में भी हिस्सा लेंगे। इधर सांसद पर हमला मामले में सियासत शुरू कर दी गई है। माले विधायक ने यह आरोप लगाया कि दलित होने के कारण उन पर उच्च वर्ग के लोगों ने हमला कर दिया। हालांकि कांग्रेस विधायक ने इस बात से इनकार किया है। कांग्रेस विधायक का कहना है कि विवाद शांत कराने के दौरान उपद्रवियों की ओर से फेंके गए पत्थर से वो घायल हुए। आपको बता दें कि कल कैमूर जिले के कुदरा में सासाराम सांसद पर हमले की खबर आई थी, जिसमें सांसद को गंभीर चोट आई। बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना एम्स में भर्ती किया गया था। तो अभी खतरे से बाहर हैं, इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि 24 घंटा रखेंगे इसको रेड जोन में, और उसके बाद ही जो है कोई वोमिटिंग वगैरह नहीं होता है तो उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा। नहीं, वो हमसे एकदम बहुत स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ विधायक जी, हमको कोई तकलीफ नहीं है। पहले थोड़ा कौतूहल था, अब चोट के कारण एक उत्सुकता रहती है, कौतूहल रहता है लोगों के मन में, वो उसके कारण थोड़ा सा बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था, लेकिन अब सब कुछ स्टेबल है और वो भी अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं। वो अभी प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। अगली खबर राजधानी पटना से, जहां बिहार में एक और भ्रष्ट अफसर की संपत्ति जब्त करने का आदेश न्यायालय की तरफ से दिया गया है। निगरानी की विशेष अदालत ने तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार और उसके परिजनों की संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने पटना के डीएम को 52 लाख रुपए से अधिक संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया।
अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति में जमीन के 11 प्लॉट के अलावा LIC के कागजात, बैंक डिपॉजिट समेत कई चीजें शामिल है। निगरानी के विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय के फैसले की भी जानकारी दी है। ये निगरानी का मामला है 2013 का। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था सुरेंद्र कुमार के विरुद्ध, जो फूड इंस्पेक्टर थे एट दैट टाइम। 52,80,333 रुपये का जो प्रॉपर्टी है, जिसमें कुल 11 प्लॉट हैं, LIC पॉलिसीज़, बजाज अलायंस पॉलिसीज़ वगैरह, उसको जब्त करने का आदेश दिया गया है। और ये निर्देश दिया गया सभी विपक्षी को कि 1 महीना के अंदर सारा प्रॉपर्टी जो है, ये कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, ये DM पटना को सुपुर्द कर दें। औरंगाबाद से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 बाइक की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। बंदेया में लोगों की जान गई है। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई। 2 बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। बंदेया के प्रतापपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत की खबर है। औरंगाबाद से ये बड़ी जानकारी। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों के दर्दनाक मौत की खबर। सामने की टक्कर हुई। टोटल कितने लोग घायल हुए थे? 4 में एक मगध मेडिकल कॉलेज में है और 3 की मौत हुई घटना स्थल पर। वहीं आरा से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। डबल मर्डर के आरोपी की हत्या जमानत पर जेल से छूटा था और वकील के बुलाए जाने पर घर आया था। हत्या के दोनों आरोपी मौके से फरार। जिस शख्स की गोली मारकर हत्या हुई है, उस पर 5 साल पहले 2 लोगों की हत्या का आरोप लगा था। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद सूरत में कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था। वकील के बुलाए जाने पर गांव आया हुआ था। हत्या की ये घटना हसन बाजार थाना के नारायणपुर गांव की है। मृतक की पहचान 35 साल के संतोष चौधरी के रूप में हुई है और अभी तक इस पूरे मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। का मामला था, पैसा मांग रहे थे तो नहीं दिया और पहले से पिस्टल लिया था और एक छुरा और हथौड़ी ले लिया था मुन्ना सिंह, और जो भोली था वो पिस्टल लिया था। और ऐसे बाताबाती में हुआ और तर से मार दिया गोली। और अब बात प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत की करेंगे। बेगूसराय जिले के लाभुकों ने योजना का लाभ देने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। लोगों का यह आरोप है कि घूस नहीं देने पर धमकी तक दी जा रही है। बकरी प्रखंड के बहुआरा पंचायत के लोगों ने DDC से इसकी शिकायत भी की है। आरोप है कि एक आवास के बदले लाभुकों से 25 से 30 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। पहला किस्त दे दिलखिन तब 10,000 रुपया लेलखिन घूस, तब फिर दूसरा किस्त दिलखिन ओहोमे 10,000 ले। तीसरा किस्त रोकने छथिन, कहलखिन पहले रुपया देबो 5,000 तब देबो, अंत नहीं देबो। सहायक मंटू है जे वह लेलखिन रुपया। आवास मिलल ने मंटू जी अगने जाके गुप्त रूप में कथन केकरो कहियो नहीं हमरा रुपा इतना हमरा दहो सही का अभी सही का। तो कहलखिन हम कहलिए कि से अपने रुपा आप नहीं ले छिए, केकरा रुपा दै छिए। कहलखिन हमें सबको रुपा बांटै छी। उनके आवास सहायक द्वारा जोर जबरदस्ती, अभी जो पीड़ित सब महिला लोग बता रही थी, हमारे क्षेत्र की बहने के साथ वैसा व्यवहार करके वो राशि वसूलता है, घूस लेता है। फर्स्ट किस्त देने से पहले रुपया लेता है, उसके बाद धमकी देता है कि नहीं देगा तो आगे तुमको किस्त नहीं देंगे। प्लिंथ लेवल तक बना लेता है, लिटल लेवल तक बना लेता है। उसके बाद जब तक पैसा नहीं ले रहा है तब तक उसको सेकेंड किस्त का जियो टैग नहीं कर रहा, पेमेंट भुगतान नहीं हो रहा। ऐसी शिकायत बार बार मेरे पास आती थी। हमने BDO बखरी को कहा, हमने आवास पर्यवेक्षक बखरी को कहा, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। और पटना से प्रयागराज जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें तीसरे दिन भी रद्द है। प्रयागराज के रास्ते गुजरने वाली अधिकतर ट्रेनें अभी घंटों लेट चल रही है। ट्रेन परिचालन अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाया है। ट्रेनों की स्थिति अगर हम कहें तो 30 मिनट से 13 घंटे तक लेट चल रही है। पूछताछ केंद्र की अगर माने तो दिल्ली अमृतसर, दिल्ली कामाख्या, लोकमान्य तिलक, प्रयागराज हावड़ा, विभूति, नई दिल्ली से हावड़ा सभी ट्रेनें लेट लतीफ बताई जा रही हैं। हुए हादसे के बाद अभी भी गाड़ियों का परिचालन सामान्य नहीं हुआ है। प्रयागराज के रास्ते गुजरने वाली अधिकतर ट्रेनें घंटों लेट चल रही है। पटना के इंक्वायरी काउंटर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो टाइमिंग यहाँ अंकित किए गए हैं जरा आपको दिखा दें। दानापुर, भागलपुर, साहिबगंज जो है
130 मिनट लेट है। इसके साथ साथ दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल आज रद्द है। दिल्ली अलीपुर महानंदा 8 घंटे लेट चल रही है। इसके अलावा देख सकते हैं कि प्रयागराज हावड़ा विभूति एक्सप्रेस 13 घंटा लेट है। आनंद विहार मधुपुर 3 घंटा लेट। नई दिल्ली हावड़ा पूर्वांचल 300 मिनट लेट। इसके अलावा नई दिल्ली राजगीर 30 मिनट लेट। तो ये जो प्रमुख गाड़ियां हैं जो उधर से पटना की तरफ पहुंचने वाली है, लेकिन ये घंटों लेट चल रही है। और इधर भी आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली राजेंद्र नगर जो है संपूर्ण क्रांति ये भी 120 मिनट लेट है। तो इसी प्रकार से अभी भी जो परिचालन है वो सामान्य नहीं दिख रहा है। और इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 10 मिनट लेट है। तो लगभग 10 से 12 गाड़ियाँ जो हैं अभी लेट चल रही हैं। यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर में जो क्लर्क हैं उनसे बातचीत करेंगे हम। क्या लग रहा है, अभी भी सामान्य नहीं हुआ परिचालन? नहीं, अभी तक तो कोई भी परिचालन नहीं हुआ है। प्रयागराज से जितना भी गाड़ी आ रही है सब लेट आ रही है। पटना से प्रयागराज जितने भी स्पेशल गाड़ी जा रही थी वो सारी गाड़ी रद्द कर दी गई है। पटना जंक्शन से एक भी स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए नहीं खुल रही है। अभी स्पेशल सभी बंद है? सभी गाड़ी बंद है। कब तक लग रहा है चालू हो पाएगा? अभी तक तो हम लोग को कोई मैसेज मिला नहीं है। मैसेज मिलेगा वैसे आप लोग को बता दिया जाएगा। उधर से जो आने वाले यात्री हैं ये फंसे हुए हैं? हाँ, सब यात्री फंसे हुए हैं क्योंकि गाड़ी ही कोई 10 घंटा 20 घंटा 15 घंटा सारी गाड़ी लेट आ रही है। अभी जो भीड़ है उसमें क्या देख रहे हैं, इजाफा हुआ है कम हुई? नहीं, कम तो नहीं लग रही है, ज्यादातर ही बढ़ रही है। आज सुबह हम लोग भीड़ और बढ़ रही है। सुबह में हम लोग भी ड्यूटी ऑफिस आए हैं तो पूरा पटना जंक्शन में देखिए पूरा भीड़ जमा हुआ है। पटना से जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें जो प्रयागराज के रास्ते जाती है वो रद्द कर दी गई है। इसके अलावा उधर से जो आगमन होना है वो भी ट्रेनें अभी लेट चल रही है। ऐसे में जो मुसाफिर हैं अभी भी परेशान हैं, बावजूद भीड़ नहीं कम हो रही है और कुंभ जाने के लिए अभी भी लोग बेताब नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात कटिहार को मिले सौगात की करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कटिहार को 1100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। इन योजनाओं के धरातल पर उतर जाने से शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी, जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्थानीय निवासी सीएम की सौगात की सराहना कर रहे हैं। नीतीश कुमार कटिहार में प्रगति यात्रा के दौरान तोहफों की बारिश किए हैं। लगभग 1100 करोड़ के योजना कटिहार को मिला है। और इस बीच सबसे बड़ी योजना जो कटिहार की सबसे बड़ी समस्या है जो जाम है, सड़क जाम, उसको लेकर है। और अब जाम के निदान के लिए खुद निजाम ने बड़ा फैसला किया है। कटिहार में राजेंद्र पथ से मिर्चाबाड़ी तक एलिवेटेड सड़क के साथ आरओबी बनाने की बात कहा गया। कुछ स्थानीय लोग हैं जो इस घोषणा से कितना उत्साहित है, जरा बात कर लेते। सड़क बनने की, आरओबी सड़क बनने की बात है, जाम कितना उत्साहित, कितना खुश? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, हम लोग के लिए बड़ी हर्ष की बात है। और साथ ही साथ हमारा जो शहर का जो जाम का समस्या है, आए दिन आप लोग को न कोई माध्यम से, चाहे नेशनल चैनल के माध्यम से चाहे लोकल चैनल के माध्यम से, बराबर पूरा शहरवासी तमाम रहता था कि जाम से फंसे रहते थे, घंटों 2 घंटा झेलना पड़ता था। बड़ी हर्ष की बात है कि धरातल पे अगर जितना जल्दी हो सके वो अच्छा। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज बिहार के लिए जो किए हैं और वैसा आपको शायद कोई कर सकेगा। और हमारे जिला कटिहार में जो भी जाम का समस्या है, अब हमको लगता है सब हम लोगों का दूर हो जाएगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। जो स्थानीय लोग हैं, इस जो घोषणा है, सभी घोषणा के साथ साथ खासकर कटिहार शहर में जो जाम की समस्या है, इसके निदान के लेकर जो पहल किया गया है, इसका खास स्वागत कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। वहीं गोपालगंज के लोग मौसम की दोहरी मार को झेल रहे हैं। ठंड के वापस लौटने के साथ ही जिले में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो गया है। मौसम विभाग का ये मानना है कि अगले 3-4 दिन में राहत के कोई आसार नहीं। लोगों को मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पॉल्यूशन भी खराब श्रेणी में पहुँच गया है। ऐसे में लोग परेशान हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है और इस वक्त घना कुहासा सड़कों पर छाया हुआ है। ये गोपालगंज के अंबेडकर चौक की तस्वीर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सुबह के वक्त घना कुहासा छाया हुआ है। लोग जो है इस ठंड से परेशान हैं। बात करें अगर तापमान की, तो न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं अगर बात करें पॉल्यूशन की, तो गोपालगंज में पॉल्यूशन खराब श्रेणी में पहुंच चुका है।
आज बहुत ठंड हो गया है, कोहरा भी बढ़ गया है। एकाएक मौसम बदलने के कारण, और धुंध तो है ही पहले से हमारे यहाँ, इन सब के कारण ठंड ज़्यादा लग रहा है। पॉल्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ दिख भी नहीं रहा है, थोड़ा बहुत भी नहीं दिख रहा है। क्या दिक्कत हो रही है? विजिबिलिटी कम हो गई है, ठंड बढ़ गई है, गाड़ी चलाने में तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पार कर चुका है। ऐसे में लोग जो है मौसम से परेशान हैं, खासकर सुबह में मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले बुजुर्ग हैं, उन्हें सांस की तकलीफ़ें इस पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से हो रही है। तो एक तरफ जहां तापमान लगातार गिर रहा है और कुहासे की वजह से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ इस मौसम में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक लोगों को इस मौसम से राहत नहीं मिलने वाली है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।